मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आप ये लेकर आए हैं हिंदी के वर्णों का उच्चारण स्थान। कौन सा वर्ण मुख के किस भाग से उच्चारित होता है ये भी बताएंगे, साथ में पूरी डिटेल में तालिका देंगे जो कि याद करने पर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जल्दी से निःशुल्क संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों वर्णों का उच्चारण स्थान। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए हमारे मुख के अलग अलग भागों की सहायता से लेनी पड़ती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन हैं उनके उच्चारण जब हम करते हैं वर्णों के, तो मुख के अलग अलग भागों की सहायता से करते हैं। तो कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है मुख के, ये हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और सभी हिंदी संस्कृत के विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये तो समझ गए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरह मुख के जिस भाग से वर्ण की ध्वनि का उच्चारण होता है वही भाग उसी को वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्ण मुख के जिस भाग से उच्चारित होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है बोलते समय, जिसकी सहायता से बोला जाता है, वही भाग जो है उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी कि जब हम कंठ की यानी कि गले की सहायता से कोई वर्ण बोलते हैं तो उसको कंठे वर्ण कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए का बोलते समय गले यानी कि कंठ की सहायता से बोला जाता है। बोल के देखिए क, तो बस का जो है वर्ण उसका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। तो कंठ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में वर्णों के कुल उच्चारण स्थान 6 हैं। कितने हैं? हिंदी में वर्णों के कुल 6 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं आप। तो पहला है कंठ, जैसे अभी हमने आपको बताया। दूसरा है तालु, तो ये फर्स्ट। सेकंड तालु। मूर्धा, तालु का ऊपरी भाग जो होता है वही मूर्धा होता है। दांत, दंत कहते हैं, ठीक है। चौथा, ठीक है, दांत से भी बोले जाते हैं। और नासिका, नासिका से भी बोले जाते हैं, ठीक है। नाक, नासिका, ठीक है। और ओष्ठ, ओठ यानी कि होठों से भी तो बोलते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो होठों की सहायता से। अब ये सब बोले तो जाते हैं ये 6 प्रकार के, लेकिन कौन से वर्ण किस स्थान से बोले जाते हैं, स्वर और जो व्यंजन है वो किस में कौन कौन सा आता है, पूरा चार्ट बताएंगे। डिटेल में क्लास है, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब ये देखिए, कंठ है। हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है उसे कंठ्य वर्ण कहते हैं। अब इस तरह के वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? अ यानी कि ह्रस्व आ, छोटा आ, दीर्घ आ, बड़ा आ, ठीक है। क, ख, ग, घ, ण और विसर्ग और साथ में हा, ये आपको याद करना होगा। याद करने के लिए हम पूरा चार्ट आपको देंगे तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ये सारे, ठीक है। तो ये कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अब मित्रों पहले नंबर पे कंठ्य वर्ण थे। अब तालव्य, तालु से बोलने वाले तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तालु किसे कहते हैं? तो मित्रों तालु कहते हैं जीभ को, जीभ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण मुख के तालव्य भाग से होता है तालव्य वर्ण कहा जाता है उन्हें। जैसे अब कौन कौन से हैं वो? तो ई यानी कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य, य, श, ठीक है। अब आप इनको याद कर लें, तालव्य वर्णों को, ठीक है। आप समझ गए। तालु, तालु कहीं कहीं तालव्य लिखा आएगा, कहीं तालु लिखा आएगा। अब अगला नेक्स्ट मूर्धा, तो मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में मूर्धन्य तो हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में मुख
में तालु के ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, जो कि तालु जीव के, तालु क्या है, जीव, जीव के ऊपरी भाग को छूकर बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो ये सभी वर्ण जीव के ऊपरी भाग को छूकर बोले जाते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं मूर्धन्य वर्ण? तो री से ऋषि वाला, ट, ठ, ड, ड़, ण, र, श, ठीक है, इस तरह से। अब दंत यानी कि दांत से बोलने वाले, तो दांत की सहायता से जो बोले जाते हैं दंत्य। तो दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में दांत की मदद लेनी पड़ती है, ऐसे वर्णों को दंत्य वर्ण कहा जाता है। ऐसे वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि ता, थ, द, ध, न, ल, स, ये सब क्या हैं? दंत्य वर्ण हैं, दांत की सहायता से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं, ठीक है। अब ओष्ठ यानी कि होठ की सहायता से बोलने वाले वर्ण, तो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं वे हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है, वह ओष्ठ वर्ण कहलाता है। तो बहुत सारे हैं इसलिए कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ओष्ठ वर्ण? उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। आप देख रहे हैं स्वर और व्यंजन दोनों साथ चल रहे हैं ना, तो सब में, कंठे में भी, तालु में भी, दंत्य में भी और ओष्ठे में भी, है ना, और मूर्धन्य में भी। तो स्वर भी आ रहे हैं और व्यंजन भी आ रहे हैं, पूरी वर्णमाला इसी में ही आ जाएगी। तो प, फ, ब, भ, म, उ, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ वर्ण हैं जो ओठ से बोले जाते हैं। चलिए अनुनासिक वर्ण। अब अनुनासिक वर्ण क्या है? अनुनासिक हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक का प्रयोग होता है, वह अनुनासिक वर्ण होते हैं, जिनका मुख और नाक से प्रयोग होता है। यानी कि बोलने में जब मुख और नाक की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, अब वह अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे आप देखिए पंचम वर्ण जो होता है, आप देख रहे हैं, वो अनुनासिक ही तो है। देखिए ण, या, ण, न, म, ये अनुस्वार और चंद्र बिंदु, तो अनुस्वार भी अनुनासिक है और चंद्र बिंदु भी अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि वह मुख और नाक की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। अब मित्रों ये तो हमने आपको सारे बता दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कंठ और तालु यानी कि गले और तालु से, जीभ से बोले जाते हैं, ऐसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ और तालु से निकलती है, उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मित्रों कंठ तालव्य होगा, ठीक है, ये कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य, ठीक है। ए ऐ जो है कंठ और तालु से मिलकर बोला जाता है, ठीक है। अब कंठोष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ से मिलकर, यानी कि गले और होठ से मिलकर हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय कंठ और ओठ का इस्तेमाल होता है। इस तरह जिन वर्णों के उच्चारण करते समय ध्वनि ओठ यानी कि होठ और कंठ से निकलती है, उसे कंठोस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ औ, तो ए ऐ क्या था? ए ऐ कंठ तालव्य, ठीक है, और ओ औ क्या है? कंठोष्ठ, ठीक है। अब मित्रों दंतोष्ठ, तो दांत और ओष्ठ, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है। इस तरह ओठ और दांत से उच्चरित होने वाले वर्ण दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे वा, इसका उदाहरण एक ही है, ठीक है, जो दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। आप बोल के देखिए वाह, आपका दांत जो है ऊपर का नीचे के ओष्ठ से टकरा रहा है, वाह वाह, है ना। तो प्रैक्टिकल करके देखें, ये जो आपको वर्णों का उच्चारण याद करना है वो प्रैक्टिकली करना है। तो मित्रों ये देखिए, ये है
पूरी तालिका देवनागरी वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कि हिंदी वर्णमाला के वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं वो पूरी वर्णमाला का जो सारे वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवह, अंतस्थ, ऊष्म, सभी किस किस के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमने अभी आपको समझाया था। तो देखिए, सबसे पहले कंठ, गले से, क्योंकि वर्णमाला आ से शुरू होती है, आप जानते हैं। और पांचों वर्गों में अगर स्वर व्यंजन वाली आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। तब आपको समझ आ जाएगा स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर का सीरियल क्या है, व्यंजनों का क्या है, व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अंतस्थ, ऊष्म, पूरी वर्णमाला हमने बहुत अच्छे से कराई है, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कंठ, तो कंठ देखिए, कंठ के यानी कि गले से बोलने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, आ, जो हमने अभी अभी बताया था आपको, इसलिए अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो देखिए, ये हमने तालिका दी है जिससे कि आप अच्छे से याद कर लें। और क ख ग घ ण, और अंतस्थ में कोई नहीं है, ऊष्म वर्ण आता है हा, और आता है अयुवा में कौन सा, आ, तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो ये सारे कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं। ये तालु से बोलने वाले हैं, ई च छ ज झ या शा, ठीक है। मूर्धा से बोलने वाले री, ठीक है, 2 री हैं, छोटा री बड़ा री, ट ठ ड डा ड़ा, और र और शा। दंत से बोलते हैं ली, ये ली का प्रयोग संस्कृत में होता है, और बड़े री का भी, ता था दा धा ना ला सा, ठीक है। ये कौन से वर्ण हैं, दंत्य वर्ण, तो दंत से बोलने वाले, दांत से बोले जाने वाले। ओष्ठ, ओष्ठ होते हैं उ प फ ब भ म, ठीक है। नासिका, नाक से बोलने वाले, तो नासिका का आपको बता दें, ये वर्ग का जो व्यंजन होते हैं, उन 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों का अंतिम जो पंचम वर्ण होता है, 5वां वर्ण, वो नासिका से बोला जाता है। णा, या, णा, ना, मा, णा, णा, आप देख रहे हैं। साथ ही साथ अनुस्वार और चंदबिंदी, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो कंठ तालु से ए ऐ, कंठोष्ठ से ओ औ, और दंतोष्ठ से वा। ये पूरा अभी अभी हमने आपको बताया था, तो ये पूरी तालिका आप याद कर लें। तो जब ये आपको याद हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने का सबसे सरल ट्रिक है चार्ट को, यानी कि तालिका को अच्छे से समझ लें, याद कर लें। डिटेल में हमने आपको बता ही दिया क्या किसका मतलब है, तालु का, कंठ का, है ना। और ये है तालिका जिसमें स्वर भी आ गए, आप देख रहे हैं कि इसमें स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए, अंतस्थ वर्ण भी बता दिए कौन कौन से आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, मुख के कौन से भाग से बोले जाते हैं, ऊष्म वर्ण भी बता दिए, अयोगवा भी बता दिए, ठीक है। इस तरह से तो जो विसर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है अंग, यानी कि अनुस्वार। अयोगवा वर्ण वाली क्लास नहीं देखी है तो वह भी देख लीजिए। तो मित्रों, आपको आपकी जूली मैम का पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो एक लाइक, एक कमेंट अवश्य करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण, संस्कृत लिटरेचर की कथा कहानियाँ हिंदी में चैनल पर अपलोड हैं, उन सब के लिंक ये हैं। आप उन लिंकों पर क्लिक करके सभी क्लासेस अवश्य देख लें। हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्लासेस। आप स्वर, व्यंजन और भाषा क्या होती है, विलोम शब्द, मुहावरे, सारा कुछ कराएंगे, पूरा हिंदी कवर कराएंगे, पूरा संस्कृत कवर कराएंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से निःशुल्क यानी कि फ्री संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, आपको जिस टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी की हेल्प करना। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।